हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हमारे पास सेल का चैप्टर कंटिन्यू था और सेल के बारे में लास्ट लेक्चर के अंदर हमने समझा था राइबोसोम के बारे में। तो राइबोसोम क्या होते हैं और राइबोसोम का स्ट्रक्चर था और राइबोसोम का फंक्शन जो था वो लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। अब उसके बाद इस लेक्चर के अंदर हम दो टॉपिक डिस्कस करेंगे। एक लेक्चर का नाम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और उसके साथ गोल्गी बॉडीज का भी यहाँ पर हम समझेंगे। इन दोनों का स्ट्रक्चर क्या है और इनका फंक्शन क्या है वो इस लेक्चर के अंदर डिटेल्ड समझेंगे। अगर हम बात करें सेल के अंदर, तो सेल के अंदर हमने लास्ट टाइम ही डिस्कस किया हुआ कि भाई आपके पास जो यूकेरियोटिक सेल है इसके अंदर साइटोप्लाज्मिक रीजन भी मौजूद है और उस साइटोप्लाज्मिक रीजन के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेल मौजूद हैं, बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं जो हर कोई अलग अलग काम कर रहा है। तो हमारे पास यूकेरियोटिक सेल के अंदर हम डिस्कस किया था कि भाई कि यूकेरियोटिक सेल के अंदर ऐसे चीज़ें मौजूद हैं जैसे कि जिसको कह रहे थे मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स, तो वो सेल के अंदर मौजूद है। लेकिन प्रोकैरियोटिक के केस में मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स जो थे वो एब्सेंट थे। तो याद रखिएगा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी बॉडीज ये दो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स हैं, इनके ऊपर आपको मेम्ब्रेन मिलेगी और ये दोनों सिर्फ आपको किस में मिलेंगे? यूकेरियोटिक सेल में मिलेंगे। तो इट मीन्स ये प्लांट के सेल में भी हैं और एनिमल के पास भी मौजूद हैं। तो ये यूकेरियोटिक में जितने सेल हैं खास करके उनके अंदर ये मौजूद होते हैं। लेकिन प्रोकैरियोटिक के केस में आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी बॉडीज जो होती हैं ये दोनों क्या होंगे? एब्सेंट। तो इस पॉइंट को अभी से नोट कर लीजिएगा। अब आ जाते हैं हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ। देखिए ये आपके पास सेल मौजूद है और सेल वाला ये जो रीजन है इसको आपने नाम दिया हुआ है, इसको हम नाम क्या देते हैं? साइटोप्लाज्म। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम भी इससे रिलेटेड है। देखिए एंडो का मतलब क्या होता है? इनसाइड द सेल। तो ये आपका देखिए इनसाइड द सेल वाला पार्ट है, इनसाइड साइटोप्लाज्म। वर्ड प्लाज्म यूज किया जा रहा है साइटोप्लाज्म के लिए। तो इनसाइड साइटोप्लाज्म एक रेटिकुलम, रेटिकुलम का मतलब है एक किस्म का ट्यूब का या एक किस्म का नेटवर्क मौजूद है, एक किस्म का चैनल मौजूद है, किस्म के रास्ते हैं, किस्म के ट्यूब लाइक नेटवर्क मौजूद है सेल के अंदर या सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर। तो इसलिए इनको कहा जा रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो सिंपल वर्ड में कहते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक किस्म का नेटवर्क का चैनल्स जो सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद है, इसलिए इसको नाम दे रहे होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये आपको डायग्राम नजर आ रही है। ये जो डायग्राम है इसके अंदर आपको देखें ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बने हुए इस तरह से, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। तो ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ये ऐसे बने हुए, ट्यूब बनी हुई है, अंदर से खाली है ये, ठीक है, अंदर से पाइप की तरह मौजूद है, खाली इस तरह से, ये ट्यूब की फॉर्म में इस तरह से, ये ट्यूब है अंदर से बिल्कुल खाली और इसकी मेम्ब्रेन ये है, ठीक है। तो ये इसके ऊपर इस तरह से मेम्ब्रेन है, जैसे ये आपको जो थिक नजर आ रही है इसके ऊपर क्या होती है? ये मेम्ब्रेन है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अब देखें डेफिनेशन क्या कह रहा है? ट्यूब लाइक है, ठीक है, इट मीन्स के अंदर से होलो है, ट्यूब है और कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है, मतलब फैला हुआ होता है। इट मीन्स ये पूरे सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर आपको मिलेगा। तो कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ चैनल्स एंड एक्सटेंडेड थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म, मतलब कि पूरे साइटोप्लाज्म में फैला हुआ है। फ्रॉम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ये अराइज हो रहा हुआ था, यहाँ से स्टार्ट है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेकर सेल के साइटोप्लाज्म में पूरा फैला होता है टिल द सेल मेम्ब्रेन तक। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेकर सेल मेम्ब्रेन तक पूरा अटैच होता है, तो इस वजह से कह रहे हैं एक्सटेंडेड थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म। तो ये हो गया स्ट्रक्चर इसके बारे में। अब जो सेल होते हैं खास करके यूकेरियोटिक सेल, तो कुछ सेल के अंदर आपको दो तरह के इनके टाइप होते हैं। इसको टाइप आपको याद रखिएगा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको दो तरह का मिलेगा। नंबर वन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा जो टाइप इसका नाम होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पहले मैं आपको रफ और स्मूथ के दरमियान में आपको डिफरेंस समझा देता हूँ। देखिए अगर मैं इस रीजन या इस पार्ट के अंदर क्या कर रहा हूँ, जैसे कि ये आपके पास ये भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और ये वाला पार्ट भी आपके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। दोनों में फर्क क्या है? देखिए आपके पास समझ लें कि ये देखिए आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इसके ऊपर आपको दाने नजर आएंगे, एक किस्म के ये ग्रेन्यूल्स नजर आएंगे, ठीक है, ठीक है। ये आपके पास यहाँ पर मैं ग्रेन्यूल्स शो कर रहा हूँ, ये आपके पास समझ लें हो गए ग्रेन्यूल्स। अब ये ग्रेन्यूल्स मौजूद है लेकिन यहाँ पर देखिए ग्रेन्यूल्स नहीं है, दो पार्ट मैंने अलग कर दिए। अब ये जो ग्रेन्यूलर पार्ट है, ठीक है, ये क्या होगा? ये ग्रेन्यूलर पार्ट है, तो इसको आप नाम देंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इट मीन्स कि इसकी जो सरफेस है वो रफ नहीं है, इसकी सरफेस के ऊपर आपको कुछ ग्रेन्यूल्स मिलेंगे। जैसे कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके ऊपर वाली सरफेस पे आपको क्या नजर आ रहे हैं?
एक किस्म के छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स नजर आ रहे हैं। इन ग्रेन्यूल्स को हम नाम देते हैं क्या? इन ग्रेन्यूल्स को कहा जाता है राइबोसोम्स का नाम देते हैं, राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स के ऊपर मैं ऑलरेडी एक लेक्चर अपलोड कर चुका हूं, आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। तो राइबोसोम्स किसके ऊपर मौजूद है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर अगर राइबोसोम मौजूद है, इस तरह से ये ग्रेन्यूल्स मौजूद हैं, तो उसका नाम क्या होगा? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम ग्रेन्यूलेटेड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का भी नाम देते हैं। इट मीन्स कि ये क्या होते हैं? ग्रेन्यूलेटेड होते हैं। ग्रेन्यूलेटेड का मतलब है इनके ऊपर राइबोसोम कोटेड है, इनके ऊपर प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये हो गया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरा आपके पास देखिए ये वाला जो रीजन नजर आ रहा है, इसके ऊपर किसी किस्म के ये रेड मार्क कहें या जो ये राइबोसोम जो है इसके ऊपर इस नीचे वाले पार्ट के अंदर मौजूद नहीं है, तो इसको हम नाम क्या देंगे? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इट मीन्स कि ये क्या होंगे? ए ग्रेन्यूलेटेड होंगे। ए ग्रेन्यूलेटेड का मतलब है कि विदाउट राइबोसोम, ठीक है। तो मैं यहाँ पर देखें ये ग्रेन्यूलेटेड है, इसका मतलब है ये क्या शो कर रहे हैं कि इनके ऊपर मौजूद होते हैं क्या? राइबोसोम प्रेजेंट है। ए ग्रेन्यूलेटेड का मतलब क्या है? विदाउट राइबोसोम, या आप कहेंगे नो राइबोसोम। तो इनके ऊपर राइबोसोम कोटेड नहीं होते हैं। राइबोसोम एक किस्म की सेल के अंदर प्रोटीन फैक्ट्री का काम करते हैं। इट मीन्स कि ये राइबोसोम जो है सेल के अंदर क्या बनाते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। ये काम क्या कर रहे होते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस। तो इसके यहाँ पर इसी का फंक्शन भी हमें पता चल गया कि भाई कि ये वाला जो रीजन हमें आपको नजर आ रहा था कि जिसके ऊपर ये राइबोसोम कोटेड है, तो इसको आपने नाम क्या दिया हुआ है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम दिया हुआ है। इस रीजन के अंदर आपको वो डॉटेड या वो राइबोसोम नजर नहीं आ रहे, तो ये आपके पास क्या होगा? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम दे दिया। अब आपको पता है जब इसके ऊपर राइबोसोम है तो प्रोटीन बनाएगा। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का आपको काम याद रखना है, इसका मेजर रोल जो होता है वो क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस करना होता है। क्या करना होता है? प्रोटीन सिंथेसिस का ये काम कर रही होती है, ठीक है। दूसरा आपको जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो नजर आ रहा है, ये ए ग्रेन्युलेटेड होता है विदाउट राइबोसोम में, तो ये प्रोटीन तो नहीं बनाएगा, लेकिन इसका जो बॉडी के अंदर मेन काम होता है, खास करके सेल के अंदर, ये करता है लिपिड सिंथेसिस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है? लिपिड सिंथेसिस करता है। अब लिपिड में भी ये अलग तरीके के कुछ लिपिड्स बनाता है, जैसे कि लिपिड सिंथेसिस में ये बनाता है स्टेरॉइड बनाते हैं। स्टेरॉइड भी एक किस्म की लिपिड है, ठीक है। ये कोलेस्ट्रॉल बनाता है, कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस किया जाता है, और इसी कोलेस्ट्रॉल से विटामिन डी भी बनता है, ठीक है। ये भी याद रखिएगा। इसी कोलेस्ट्रॉल से हमारी स्किन जो है सनलाइट से कन्वर्ट कर देती है इस कोलेस्ट्रॉल को, किसमें? विटामिन डी के अंदर। तो स्टेरॉइड हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, इसके अलावा और बहुत सारे लिपिड्स को ये सिंथेसाइज करता है, ठीक है। तो फास्फोलिपिड सिंथेसिस कहते होते हैं, वो भी ये काम कर रहा होता है, ठीक है। दूसरा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक और काम होता है डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन क्या है कि जैसे कोई हम ड्रग्स लेते हैं या कोई केमिकल सब्सटेंस जो हमारी बॉडी में इंटर होती है, वो सेल के अंदर वो किस्म की पॉइजनस होती है, टॉक्सिक होती है, तो उसकी टॉक्सिसिटी को रिड्यूस करना या खत्म करने का भी ये काम करते हैं। तो डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं, उन पॉइजनस चीज़ों को खत्म करते हैं ताकि उनका जहर हमारी बॉडी में कोई नुकसान ना पहुंचाए। तो ये डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं, ठीक है। दूसरा ये स्टोरेज एंड रिलीज ऑफ कैल्शियम आयंस का भी काम करते हैं। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है कि इनके अंदर खास करके ये हमारे जो मसल्स के जो सेल होते हैं ना, उनके अंदर जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, खास करके हमारे जो मसल्स के सेल है, तो वहां पर उनको नाम क्या दिया जाता है? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम देते हैं, ठीक है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम दिया जा रहा है। ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, जैसे कि यहाँ पर ये, तो इनके अंदर कैल्शियम आयंस आपको मिलेंगे। क्या मिलेंगे? कैल्शियम आयंस। तो सेल के सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कैल्शियम भी स्टोर करते हैं। कुछ ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैं जिनमें कैल्शियम स्टोर होता है। कैल्शियम आयंस जो है ये खास करके मसल्स को जब कंट्रैक्ट करना होता है तो कैल्शियम आयंस चाहिए। जैसे ये हमारे मसल्स हैं, कंट्रैक्ट हो रहे हैं, रिलैक्स हो रहे हैं, तो कंट्रैक्शन के दौरान कैल्शियम चाहिए मसल्स को, मसल्स के सेल को। तो ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस कैल्शियम को क्या करता है? स्टोर करता है, और जब जरूरत होती है तो इसको बाहर सेल से बाहर रिलीज कर देता है, ठीक है। तो देखें एक और ये काम हो गया कि स्टोरेज एंड रिलीज ऑफ द कैल्शियम आयंस का भी ये काम कर रही होती। तो ये आपके पास हो गया दोनों के दरमियान में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है।
दूसरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये एक किस्म का पैसेज वे है कि जो सेल के न्यूक्लियस जो होता है, इस न्यूक्लियस के अंदर क्या बनता है, आरएनए सिंथेसिस होती है। क्या बनती है? आरएनए जो बनता है न्यूक्लियस में बनता है, और उसके बाद उसको ट्रांसपोर्ट करना होता है बाहर साइटोप्लाज्म के रीजन में, किस ऑर्गेनेल को देना है, तो ये ट्रांसपोर्ट करने में भी काम करते हैं। तो ये यहाँ से समझ लें कि उसको रिसीव किया आरएनए को और ये ट्रांसपोर्ट कर देते हैं सेल के साइटोप्लाज्म में, तो आरएनए को ट्रांसपोर्ट भी ये कर रहे होते हैं। दूसरा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो प्रोटीन बनाता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसको रिसीव करके आगे दे देता है एक और सेल के अंदर ऑर्गेनेल है जिसका नाम होता है गोल्जी बॉडीज, जो यहाँ पर डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, प्रोटीन बनाने के बाद अब वो प्रोटीन तो बन गया, लेकिन अभी प्रोटीन को पता नहीं मुझे काम क्या करना है, वो फंक्शनल प्रोटीन नहीं कह सकते, तो फिर गोल्जी बॉडीज के पास जाएगा प्रोटीन, फिर वो गोल्जी बॉडीज उसको प्रोटीन को मॉडिफाई करेंगी, कन्वर्ट कर देंगी किसी और चीज़ के अंदर, उसको फंक्शनल बनाएंगी, तो ये ट्रांसपोर्ट भी करते हैं। ठीक है, तो इसका आपको वर्ड याद रखिएगा, जैसे कि ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो ये सबसे पहले क्या बनाते हैं, राइबोसोम से क्या बना रहे होते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है, फिर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास जाता है, देन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो इस प्रोटीन को किसको दे देते हैं, गोल्जी बॉडीज को दे देते हैं। ये मैंने लिखा हुआ है, समझाता हूँ। फिर गोल्जी बॉडीज जो है इससे कोई चीज़ें बनाकर फिर वो आगे गोल्जी बॉडीज और किसको दे देती हैं, लाइसोसोम को दे देती हैं, पेरोक्सिसोम को चीज़ें देती हैं, या सेल के बाहर एक्स्ट्रा सेल्यूलर सीक्रेशन का भी काम करवा रहे होते हैं। तो ये याद रखिएगा, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देन गोल्जी बॉडीज, फिर उससे लाइसोसोम या सीक्रेशन बनाती हैं जो सेल के बाहर भी भेज सकते हैं। तो ये आपका हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इसके दो मेन टाइप यहाँ पर हमने डिस्कस किए। अब आ जाए गोल्जी बॉडीज़ की तरफ। गोल्जी बॉडीज़ के दो तीन नाम हैं, जैसे गोल्जी बॉडीज़ कहा जाता है, गोल्जी सोम भी कहा जाता है। प्लांट के केस में या लोअर जो एनिमल्स होते हैं, खास करके इनवर्टिब्रेट्स, तो उनके अंदर इसको डायक्टोजोम्स का भी नाम दिया जाता है। तो ये, और कुछ बुक में आपको ये गोल्जी बॉडीज़ के नाम से, या कुछ बुक्स में आपको गोल्जी कॉम्प्लेक्स मिलेगा। कॉम्प्लेक्स क्यों कह रहे होते हैं कि इसमें बहुत सारे काम भी होते हैं और ये बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है। तो इसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड वेसिकल्स भी होती हैं, और ये फ्लैटेंड इस तरह इनके अंदर शीट्स, जैसे इसमें चैनल्स थे तो उसके अंदर भी मौजूद होते हैं। ठीक, अच्छा, एक और चीज़ आपको मैं यहाँ बताना भूल गया, जो आपको यहाँ पर ये जो फोल्ड्स नज़र आ रहे हैं, ये जो नेटवर्क नज़र आ रहे हैं ना, ये किस्म के इस तरह से ये जो फोल्ड नज़र आ रहे हैं, इनको टर्म यूज़ किया जाता है, इनको हम नाम क्या देते हैं, सिस्टर्नी नाम दिया जाता है। जो ये जो ट्यूब बनी हुई है, एक ट्यूब जो है, इनके अंदर ये जो ट्यूब्स है, इनको नाम क्या दिए होते हैं, सिस्टर्नी का नाम देते हैं। तो ये सिस्टर्नी वर्ड कहीं आ जाए तो याद रखिएगा किसमें होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मौजूद है। और ये सेम सिस्टर्नी पार्ट आपको गोल्जी बॉडीज़ में भी मिलेगा। ठीक है, तो गोल्जी बॉडीज़ में यहाँ पर मैं डायग्राम तो नहीं बना पा रहा हूँ, मैं समझ लें ये सेल के अंदर ही मौजूद है, सेल के, इसको मैं यहाँ पर ऐसे मिटाकर समझ लें कि ये भी सेल के पार्ट के अंदर मौजूद है। कहाँ पर मौजूद है, सेल के अंदर, ये भी साइटोप्लाज्मिक रीजन है। अब चलते हैं गोल्जी बॉडीज़ को, मैं आप नाम बता रहा था कि इनको तीन नाम मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, कुछ बुक्स में आपको गोल्जी कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहले उसको बात करें कि गोल्जी क्यों कहा जा रहा है। गोल्जी इस वजह से कहा जा रहा है कि इसको जो डिस्कवर किया था उस साइंटिस्ट का नाम था गोल्जी, कैमेलो गोल्जी। 1898 में इसको डिस्कवर करने के बाद इसको नाम दिया गया, इसलिए इसको कहा जाता है गोल्जी बॉडीज़, गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी सोम भी वर्ड इसके लिए यूज़ किया जा रहा है। गोल्जी बॉडीज़ का पहले मैं अगर स्ट्रक्चर की बात करूं तो ये सेम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरह होता है, इसमें भी आपको वो नेटवर्क मिलेगा। ठीक है, ये इसमें जो नेटवर्क मिलेगा थोड़ा डिफरेंट होता है, आपको ये जो इस तरह से एक किस्म का ट्यूब मिलेगी, इसमें भी एक ये वाली जो ट्यूब होगी, लेकिन फ़र्क इतना होता है कि इनमें जो ट्यूब होती है वो फ्लैटेंड शीट्स की तरह होती है। जैसे कि ये मेरा हाथ है, एक किस्म की शीट है, फिर इसके ऊपर दूसरी शीट इस तरह मौजूद है, फिर तीसरी, तो ये किस्म की पैरेलल इसके अंदर शीट्स मौजूद होती है। ये जो शीट्स अरेंज होती हैं किस फॉर्म में होती हैं, पैरेलल अरेंज होती है, फ्लैटेंड शीट्स का नाम देंगे इनको। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा, मैंने लिखा है यहाँ पर, देखें कि स्टैक्स का मतलब है एक शीट्स के ऊपर दूसरी शीट स्टैक की हुई है, उसके ऊपर मौजूद है। स्टैक्स ऑफ फ्लैटेंड, फ्लैट का मतलब है सीधा नहीं है, स्ट्रेट नहीं है, इस तरह थोड़ा वो टर्न है नीचे की तरफ है। ठीक है, जो इसको नजर आ रहा है, तो ये फ्लैटेंड शीट्स की तरह है। तो स्टैक्स ऑफ फ्लैटेंड मेम्ब्रेन बाउंडेड सैक्स, एक किस्म के सैक्स का मतलब होता है थैलिया, एक किस्म के बैग कह सकते हैं, वो इस फॉर्म में यहाँ पर मौजूद है। अब जो ये जो आपको ज़्यादा होती है, लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ शो की हुई है, ये आपके पास जो इसका ऊपर वाला जो फेस होता है, इसको आप नाम क्या देते हैं, इस ऊपर वाले फेस को हम नाम देते हैं सिस फेस का नाम देते हैं। क्या कहते हैं इसको हम, सिस फेस। और ये वाला जो रीजन होता है, ये वाला जो रीजन होता है, इसको हम नाम क्या देते हैं,
ट्रांस फेस का नाम देते हैं, ठीक है। और ये वाला जो फेस होता है इस तरफ होता है, न्यूक्लियस के करीब होता है। तो सिस फेस जो होता है टुवर्ड द न्यूक्लियस, आपको याद रखना कि ये सिस फेस जो होता है कहाँ पर होता है, न्यूक्लियस की तरफ है। और ये ट्रांस फेस जो है ये किसकी तरफ होता है, आउटसाइड, मतलब न्यूक्लियर सेल मेम्ब्रेन की तरफ है, ठीक है। अब इसके अंदर डेफिनेशन में ऑलरेडी लिख चुका हूँ। अब ये जो गोल्जी बॉडीज़ हैं खास करके इनका जो काम होता है ये चीज़ों को कलेक्ट करते हैं। कलेक्ट किस तरह कि जैसे कि यहाँ पर क्या बन चुका था, समझ लें कि यहाँ से प्रोटीन बन गया था। किसने बनाया था, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने प्रोटीन बनाया। फिर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक और काम करते हैं कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन को रिसीव करते हैं। तो ये देखिए ये बहुत सारा, समझ लें बहुत सारा प्रोटीन बन गया। मैं क्रॉस से शो कर रहा हूँ, ये समझ लीजिए क्रॉस जो है ये क्या है, प्रोटीन। इन्होंने रिसीव किया, रिसीव करने के बाद ये ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, ठीक है। ट्रांसपोर्ट जो करेंगे वो किस फॉर्म में करेंगे, वेसिकल्स की फॉर्म में करेंगे। और समझ लें कि ये वेसिकल बन गई। अब ये जगह इनके ऊपर मेम्ब्रेन है, ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये वाला, ठीक है। इस स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन बनाते हैं। मेम्ब्रेन का बनाने का भी है, जैसे ये मेम्ब्रेन बनाएंगे और इनके अंदर मौजूद क्या है, इनके अंदर समझ लें प्रोटीन को इन्होंने अंदर ऐड किया हुआ है। प्रोटीन को एक किस्म की थैली में बंद करके उसके ऊपर मेम्ब्रेन बना के अब ये ट्रांसपोर्ट कर देंगे, किसको दे देंगे, गोल्जी बॉडीज को। अब आप इसको नाम दे सकते हैं ट्रांसपोर्ट वेसिकल का भी नाम दे सकते हैं, ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स का नाम देंगे। तो वेसिकल्स एक किस्म के छोटी छोटी थैलियां हैं जिनके अंदर कोई चीज़ें ट्रांसपोर्ट की जा रही है। अब ये जो प्रोटीन था रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आया और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने मेम्ब्रेन बनाकर उसको वेसिकल की फॉर्म में प्रोटीन को पैक करके आगे ट्रांसपोर्ट कर दिया। और आगे रिसीव कौन करेगा, कौन मौजूद है, गोल्जी बॉडीज। ये गोल्जी बॉडीज जो हैं ये इस प्रोटीन को रिसीव करेंगी, ठीक है। और इनकी मेम्ब्रेन जो है ये पूरी गोल्जी बॉडीज की समझ लें इनके साथ ये फ्यूज हो जाएगी। आ गया। अब ये पूरा का पूरा प्रोटीन जो है इसके अंदर क्या हो जाएगा, ये इसके साथ फ्यूज हो गया, समझ लें मेम्ब्रेन खत्म हो गई और प्रोटीन कहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया, ये प्रोटीन आ गया, ठीक है। अब जैसे कि ये प्रोटीन जो आया है ये वाला जो क्रॉस शो कर है, समझ लें कोई भी प्रोटीन है, प्रोटीन यहाँ पर आया तो उसका देखें पहला काम क्या हो गया, कलेक्शन कर दी। कलेक्शन करने के बाद इस प्रोटीन को मॉडिफाई किया जाएगा, इट मीन्स कि उसको कन्वर्ट किया जाएगा, इसके ऊपर काम होगा, प्रोसेसिंग होगी। प्रोसेसिंग किस तरह कि भाई ये प्रोटीन है तो इस प्रोटीन को मिला दिया किसके साथ, लिपिड के साथ, लिपिड प्लस प्रोटीन कर दिया तो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल बन गया, लिपोप्रोटीन बन गया। मतलब कोई काम कर रहे हैं ना, ये मॉडिफाई कर रहे हैं उस प्रोटीन को। इसी तरह भाई ग्लूकोज के साथ कर दिया, ग्लाइकोप्रोटीन बना दिया। तो कोई ना कोई ये मॉडिफिकेशन करते हैं, फास्फेट के साथ मिला दिया, फास्फोप्रोटीन कर दिया, फास्फेट ऐड कर दिया। तो ये उस प्रोटीन को प्रोसेसिंग करेंगे, फिर प्रोसेसिंग करने के बाद फिर वापस इसी से फिर वापस वेसिकल्स बनेंगी जो यहाँ पर ऐसे बन रही थी। अब ये वेसिकल्स कुछ अलग तरीके की होंगी। अब ये देखिए यहाँ से समझ ले प्रोटीन बन गया और ये वेसिकल यहाँ से बाहर रिलीज हो गई, प्रोटीन बन गया, मॉडिफाई हो गया, कन्वर्ट हो गया। अब ये वेसिकल समझ लें, अब ये प्रोटीन अलग किस्म का ट्रांसपोर्ट वेसिकल जो थी यहाँ पर, अब ये सीक्रेटरी वेसिकल बन गई। सीक्रेटरी वेसिकल क्यों, क्योंकि या तो ये सेल के अंदर सीक्रेशन करेगी, कुछ वो चीज़ें बनाई सेल के अंदर देगी, या आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन के बाहर रिलीज कर देगी। तो इसलिए कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर सीक्रेशन भी करते हैं। तो गोल्जी बॉडीज किसी बुक में लिखा होगा कि ये सीक्रेशन करते हैं, सीक्रेटरी ऑर्गेनेल है क्योंकि सीक्रेशन करते हैं, ठीक है। तो ये वेसिकल्स बनाकर, तो यहाँ लिखा देखिए इनका काम क्या होता है, चीज़ों को कलेक्ट किया प्रोटीन को, फिर उसको पैकिंग की और प्रोसेसिंग करके उसको बाहर ट्रांसपोर्ट कर दिया, दे दिया बाहर कहीं। दूसरा, इन्हीं गोल्जी बॉडीज के अंदर सेल्यूलोज भी बनता है और कुछ काइटिन भी बनता है। सेल्यूलोज और काइटिन पॉलीसेकेराइड है। तो खास करके ये जो सेल्यूलोज बनाते हैं ड्यूरिंग कब बनाते हैं, ये सेल जब मैच्योर होता है तो ड्यूरिंग ये गोल्जी बॉडी सेल्यूलोज बनाते हैं ग्लूकोज से, और उस सेल्यूलोज को रखते हैं ड्यूरिंग सेल डिवीजन जब होती है। तो सेल डिवीजन जैसे कि प्लांट के केस में समझ लें कि ये एक सेल है, एक न्यूक्लियस यहाँ पर बन गया, दो न्यूक्लियस बनते हैं। तो सेल के दरमियान में जो स्पेस बनाने के लिए काम करता है उसको बनाते हैं सेल्यूलोज चाहिए, तो सेल प्लेट चाहिए। यहाँ पर क्या बनानी होती है, सेल प्लेट। तो सेल प्लेट के लिए यहाँ पर सेल्यूलोज जो चाहिए होता है वो कौन बना कर देता है, गोल्जी बॉडीज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये इनका ये और काम है। दूसरा, गोल्जी बॉडीज जो हैं ये कुछ ऑर्गेनेल भी बनाते हैं। सेल के अंदर कुछ ऑर्गेनेल जो हैं वो भी गोल्जी बॉडीज बनाती है, जैसे कि लाइसोसोम जो है एक किस्म का ऑर्गेनेल है। इसके ऊपर आने वाले लेक्चर के अंदर मैं लाजमी इन तीनों के लेक्चर में साथ अपलोड करूँगा, लाइसोसोम, पेरोक्सिसोम और ग्लाइसोसोम, तीनों लेक्चर में अपलोड करूँगा एक साथ।
तो ये लाइसोसोम हो गया, पेरोक्सिसोम हो गया या ग्लाइसोसोम हो गया, इनके आपको सिर्फ अपनी नाम याद रखने हैं। तो ये 3 ऑर्गेनेल है सेल के अंदर मौजूद है। इन 3 ऑर्गेनेल को बनाने का काम कौन करता है? ये भी गोल्जी बॉडीज बनाकर देती है। गोल्जी बॉडीज इन ऑर्गेनेल को भी बनाता है, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया गोल्जी बॉडीज का स्ट्रक्चर, ठीक है। अच्छा, एक और चीज, यहाँ पर जो प्रोटीन बन रहा था ट्यूब के अंदर, वो ट्यूबुलर फॉर्म में कुछ इस तरह से था। ये समझ लें कि एक ट्यूब है ये वाली, तो इसका जो प्रोटीन बनता है, इसका जो राइबोसोम होता है, वो सरफेस के ऊपर होता है इस तरह से, और फिर वो प्रोटीन बनने के बाद अंदर एंट्री होती है। वो ट्यूब अंदर खाली होता है ना, फिर ट्यूब के अंदर एंट्री होती है। तो इसका याद रखिएगा कि प्रोटीन जो बनता है वो सरफेस के ऊपर राइबोसोम है वो बनाता है, फिर ट्यूब के अंदर एक ओपनिंग, अंदर की तरफ से छोटे छोटे पोर्स होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन के, उनके अंदर ट्यूब के थ्रू वो प्रोटीन जो है अंदर एंटर होता है। तो ये आपके पास हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज का लेक्चर। इसमें अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू।